तो दर्शकों नमस्कार, राम राम। आप सभी का मैं राजेश खुर्दी स्वागत करता हूं आपके चैनल, हमारे चैनल थारो देहाती पर। साथियों, अभी करंट में जो देश में जो मुद्दा चल रहा है, जो सिर्फ एक ही मुद्दा है, भारत और पाकिस्तान, और इन दोनों देशों के दरमियान जो चल रहा है, उसके अलावा आजकल किसी के मुंह पे कोई बातचीत नहीं है। इसी पे हम आज थोड़ा प्लान बना रहे थे कि किन से चर्चा करें। तो कोटपुतली में प्रोफेसर जगराम जी से अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बेस्ट इन चीज़ों पे, इन विचारों पे बात कर सकता है। तो इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द हम बातचीत आपके लिए लेके आए हैं और प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहले थोड़ा दर्शकों के लिए ये बता दीजिए कि ये जो आजकल मुद्दा चल रहा है, इसको लेके आपके क्या विचार हैं? राजेश जी, मुद्दा क्या है, ये बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण घटना है। देखा जाए तो 1971 के बाद का जो है बड़ी घटना हुई थी कारगिल वाली, आपको याद होगा। 99 हाँ, और 71 में शायद वो बांग्लादेश वाला पाकिस्तान का। और कारगिल के बाद अब जो समय आया है, ये बिल्कुल 1971 के रिपीट होने वाली उस सिचुएशन में है। तो ये दोनों तरफ के डिप्लोमेट्स तय करेंगे इसको कहाँ तक ले जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी युद्ध नहीं चाहता है, पर परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि उधर से जो बार बार उकसाऊ कार्रवाई होती रही है, उन्होंने ये समझ लिया कि भारत हमेशा की तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। और कुछ सिचुएशन हमारे अंदर भी ऐसी बन रही थी कि सांप्रदायिक तनाव से पाकिस्तान के और आतंकवादी संगठनों को यह अवसर मिला कि भारत में अगर इस स्थिति का फ़ायदा उठाया जाए तो आंतरिक रूप से तनाव बढ़ जाएगा और भारत में ही गृह युद्ध क्यों नहीं हो जाए, तब हमें मौका मिलेगा आतंकवाद और ज़्यादा परिपोषित किया जाए। तो ये मुख्य बात जो आपने कही कि विद इन कंट्री आप एक गृह युद्ध, हाँ, उनका ऐसा मकसद था। इसलिए उन्होंने, आपने देखा इस घटना में, आतंकवादी घटना में जो हमारे 27 लोग मारे गए, मैं कहूँगा शहीद हुए जी। तो हम भी इसी पे हमारी जो बातचीत रहेगी वो रहेगी जो पहलगाम अटैक होता है जी, वहाँ से लेके जो ऑपरेशन सिंदूर जो 7 तारीख को इन्होंने किया, उसके दरमियान जो इस बीच चला, इसी पे हमारी बातचीत होगी। तो सबसे पहले जो आप अभी बोल भी रहे थे, पहलगाम अटैक पे हम आते हैं जी। तो क्या लगता है कि ये जो शुरू किया गया, ये अटैक हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न रहे होंगे आपके नज़रिए से? जी, देखो, आतंकवाद के पीछे के जो रीज़न हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। पीओके में हमेशा पाकिस्तान पहले से था ही, दखलंदाजी रखता ही है, अभी भी उसके अधीन ही है। वो उसका मकसद रहा है कि कश्मीर का शेष भाग है वो अशांत रहे और उसमें हमारी दखलंदाजी रहे। वो अधिकार भी करना चाहता था। कई बार जो है संघर्ष भी हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसके जो है चर्चा में बना रहे। तो वो इस मुद्दे को ज्वलंत रखना चाहता था। इसको थोड़ा और विस्तारित रूप से मैं बता दूं कि चीन ने अपने पाकिस्तान होते हुए कॉरिडोर बनाया है, जिसमें चीन से सीधा जो है हाईवे आएगा, बिल्कुल। तो पाकिस्तान ये जानता है कि चीन के हित भी हैं इसमें, इसलिए भारत कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें अंडर पाइपलाइन चाइना का भी कोई ना कोई इंटरफेयर रहा है? चाइना का सपोर्ट है, वही सबसे बड़ा इंटरफेयर है। चाइना खुद भी जब चाहे जब हमारी सीमाओं पे दखलंदाजी करता रहता है, डिस्टर्ब करता रहता है। उसकी ये पॉलिसी रही है कि वो तनाव बढ़ाता रहे। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बार बार पाकिस्तान इसमें ये कहता रहता है कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो खुद आतंकवाद से त्रस्त हैं। देखो, पाकिस्तान ये कहना कि वो खुद, हम तो आतंकवाद से त्रस्त हैं और हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये सब झूठ है। हकीकत ये है कि कोई मेरे घर में अगर बदमाशी करे आपके यहाँ घर पे आकर के, और फिर मैं ये कहूँ कि भाई मेरा क्या लेना, मैं तो खुद ही तंग हूँ इस बच्चे से, तो मेरा फेल्योर तो है ही। जी। तो पाकिस्तान का फेल्योर है और पाकिस्तान की पॉलिसी भी रही है कि आज तक उसने उन लोगों को समझाया ही नहीं
उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, सरेआम वो भाषण देते हैं, चाहे अजहर मसूद और चाहे कितने भी हो जो आतंकवाद को पोषित करते हैं। मुंबई हमले की हुई देख लो, उसके बाद में पाकिस्तान ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि जो ऐसा लगे कि वो आतंकवाद के खुद खिलाफ है और परेशान है। हाँ, ये है कि जो आतंकवाद को खुद बढ़ावा देता है वो तो खुद दुखी होगा ही। जो इस तरह की घटना करता है, जो इस तरह के तत्वों को उत्साह देते हैं, एक दिन उसकी खुद के लिए आत्मघाती वो तो हो ही रहा। तो वो इस कह रहा है कि वो पीड़ित है, निसंदेह पीड़ित है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार भी तो वही है। हम क्यों पीड़ा भुगतेंगे उसकी, वो चीज़ है। इसमें एक चीज़ और आती है कि जब से जो पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद में सोशल मीडिया पे एक अलग तरह की जंग छिड़ी हुई है। हाँ, तो ये इसमें आप क्या कहोगे, लोगों का उत्साहित होना, मतलब दोनों तरफ से ही, लेकिन खासकर अपन इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वो कितना सही है, कितना जायज़ है? देखो, सोशल मीडिया का जितना अधिक दुरुपयोग हो रहा है हमारे देश में, उतना मुझे नहीं लगता कि कहीं और हो रहा होगा। ख़ासतौर से जब अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं तेज़ी से बदल रही हैं, जिसमें हमारे देश के हित बहुत बड़े छुपे हुए हैं, तो ये सोशल मीडिया इनडायरेक्टली प्रेशर बनाता है पॉलिसी मेकर्स पर, सरकार पर। और सरकार इतना ज़्यादा प्रेशर में आती है कि वो मतलब उसको मजबूर होना पड़ता है कि युद्ध में अपन झोंक दे खुद को, क्योंकि सत्ता बनाए रखने के लिए भी एक होता है, दूसरा प्रतिष्ठा भी होती है। तो जनता उन चीज़ों को नहीं समझ पाती है कि तत्काल निर्णय हमें क्या करना है, ये सब सरकार पे निर्भर करता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो, लेकिन जनता में अधिकतर लोग क्या है, सोशल मीडिया पर उत्साह में बह रहे हैं। तो इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान ज़्यादा है। फ़ायदे तो ये हैं कि युद्ध की स्थिति में जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है वो उतना ज़्यादा मतलब क्या कहूँ मैं, उसका मजबूत होता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग उत्साह रहता है। पर अधिकतर इनमें नुकसान ये है कि हम लोग सपोर्ट करने में हाउलट ज़्यादा दिखाते हैं, जिसका नुकसान। तो जैसे हमने कल ब्लैकआउट का वो मॉक ड्रिल हुई थी, तो सोशल मीडिया पर तो दुनिया भर के धमाके हैं, लेकिन सभी शहरों में देख रहे हैं हम कि लाइट जल रही जगह जगह, नागरिक लापरवाह। तो अब आपने ये बात छेड़ी है मॉक ड्रिल वाली, तो इसको लेके क्या है, मतलब आपका क्या समझ है इसको लेके कि मॉक ड्रिल का मतलब आज के ज़माने में मॉक ड्रिल का तो कोई मेरे को खास वो लगता नहीं है, फिर भी है। इसके दो तीन दृष्टिकोण है। पहला तो ये है कि मॉक ड्रिल से नागरिक हैं वो अवेयर हो जाते हैं, अवेयरनेस के, बिल्कुल जागरूक, और किसी भी देश के नागरिक अवेयर होते हैं तो वो देश उतना ही मजबूत होता है ऐसी स्थिति में, तनाव की स्थिति में। दूसरा ये है कि मॉक ड्रिल से सरकार ने मतलब पाकिस्तान को इस झमेले में रख दिया कि तो मॉक ड्रिल कर रहे हैं, अभी तो क्या हो, वो एक प्लानिंग और उसी रात उन्होंने वो काम कर दिया। तो ये स्ट्रेटेजी थी, स्ट्रेटेजी भी थी। तो इसके लिए प्रशंसा बनती है सरकार की। सही कि कई बार ऐसे कहते हैं गरजता है वो बरसता है, पर वो गरज करके भी बरस जाए, तो ये सब आश्चर्य से पहले ही बरस जाए, तो वह आश्चर्य की बात हो जाती है ना। तो पाकिस्तान को इस झमेले में रखा और कर दिखाया हमारे सैनिकों ने। अच्छा, एक और जैसे अब हम थोड़ा सा अगर जो कल ऑपरेशन हुआ अलग अलग जगहों पे हुआ जी, तो उसको लेके भी जैसे कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है सोशल मीडिया पे, एक तरह का मिस इन्फॉर्मेशन वारफेयर चल रहा है। हाँ, कि ये देखो यहाँ पे ये राफेल का कुछ कोई हिस्सा गिर गया है, तो पाकिस्तान से जैसे सोशल मीडिया से मैं देख रहा हूँ बोल रहे 5 राफेल हमने गिरा दिए जी, बोल रहे कि 3 ये गिरा दिए। इधर से भी इंडिया से भी कई लोग वीडियो बना रहे हैं कि ये देखो ये कोई हिस्सा पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो वो क्या चीज़ है उस पर? देखो, जब युद्ध की स्थिति होती है, तनाव बढ़ता है, तो इन्फॉर्मेशंस तेज़ी से सप्लाई करनी होती है ताकि लोगों का मनोबल बना रहे, सेना का मनोबल बढ़ा रहे जी। तो उधर पाकिस्तान वाले लोगों ने जो है अपना मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे आज भेजा बहुत आसान है। हाँ, और एक उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ है अभी। हाँ, जो शायद कोई इंटरव्यू काइंड ऑफ है वो, जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि प्रूफ क्या है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि प्रूफ हमारे पास कुछ नहीं है, वो सब सोशल मीडिया, वो भी इंडिया के सोशल मीडिया हैंडल से आ रहा है। हाँ, वो इंडिया का नाम ले रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंडिया वाले क्यों चलाएंगे, और
सोशल मीडिया पे भी आजकल फर्जी आईडी पाकिस्तान के लोग बना लें और वो डाल देंगे तो फिर वो सब जगह प्रसारित हो सकता है। हमारे लोग पाकिस्तान का आदमी कोई बन करके और इन्फॉर्मेशन डाल दो, वहाँ चलने लग जाएगा। सही बात। लेकिन हमारे जो है राष्ट्रीय एकता का ये समय है और इस समय हमें राष्ट्रभक्ति दिखानी चाहिए। इस तरह की सूचनाओं को तो नेगेटिव जो सूचनाएं आती हैं उनको कम से कम आप साइड रखें पे, लेकिन हमारे देश के हित में अगर कोई सूचना है तो उसको प्रसारित करें, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये हम देखते हैं कि अलग अलग, और आज भी सुना कि आज भी कई जगह हिसाब भी रहता है। अभी जो है आज ही हुआ है, उनके ड्रोन हमले हुए हैं पाकिस्तान में 9 या 10 जगह। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान मतलब दो स्थितियों में फंस गया, आंतरिक भी युद्ध लड़ रहा है, बाहर भी लड़ रहा है। वो चाहते थे कि हम ऐसा करें पर हो गया उल्टा। अब उनके खुद के जो है चाहे कितने भी आतंकवादी संगठन जिनको पाला पोसा है जी, वो खुद ही वहाँ हमला कर रहे हैं। वहाँ बलूचिस्तान वाले हैं, वो चाहते हैं कि भारत हमारी मदद करे। उनमें भी एक तरह से जो है उनका आत्मबल बढ़ा है। उधर अफ़गानिस्तान वाले हैं, वो भी सोच रहे हैं कि यार हमें ये बड़ा परेशान कर रहा है, सारे शरणार्थी वापस भेज रहे हैं, लाखों की, ये उन 20-20 साल हो गए जिनको लोगों को, उनको भी वो वापस जबरन भेज रहे हैं। अफ़गानिस्तान के सामने भी समस्या है। अफ़गान लोग मतलब भारतीय लोगों को बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वो भी हमारा पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान नहीं चाहता है कि युद्ध हो, इसलिए उधर से बयान आते हैं कि अगर भारत रुक जाए तो हम रुके, तो भारत रुक जाए तो रुके, तुम कर भी क्या लोगे, वो स्थिति है। लेकिन रिटेलिएट तो कर रहे हैं वो, जैसे पुंछ में भी 12-15 लोग स्वाभाविक है। लेकिन इस तरीके की हरकत की आप मतलब बौखला गए हो पूरी तरीके से जी, और उधर से आप जैसे मन आए कि सिविलियंस पे अटैक कर रहे हो या किस पे कर रहे हो कोई पता नहीं, तो ये सब क्या है? पाकिस्तान भी प्रतिक्रिया देगा और वहाँ के लोगों को मतलब ये दिखाने के लिए कि मतलब हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम जवाब दे रहे हैं और हमने ये कर दिया है, वो कर दिया। जैसे अभी कह रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमने राफेल गिरा दी है, इस तरह की जो है वो करेगा। तो स्वाभाविक वो आंतरिक रूप से भी जो है राजनीतिक उथल पथल होती है। वहाँ पर ISI का बहुत प्रभाव है, सेना का प्रभाव है, लोकतंत्र इतना प्रभावशाली नहीं है। तो सेना की भी इस समय जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को मजबूत दिखाए। लोकतांत्रिक सरकार है तो वो नाम मात्र की है, वो चाहते हैं कि हमारी इज्जत बची रहे, तो वो इज्जत बचाओ अभियान पे लगे हुए हैं। क्योंकि हम भी ये देखते आए हैं कि अब से पहले भी जो उनके आर्मी चीफ रहे हैं जो कमर जावेद बाजवा, शायद वो भी अभी जैसे रिटायरमेंट लेते हैं वहाँ पे कोई भी वो निकल जाता है बाहर। हाँ। तो जो करंट में असीम मुनीर हैं, तो लोग तो उनके लिए भी कह रहे हैं कि देखना ये रिटायरमेंट होंगे और कहीं बाहर निकल जाएंगे। वहाँ स्थितियाँ बड़ी पेचीदगियाँ हैं। वहाँ आतंकवाद नहीं रुकने का कारण यही है कि वहाँ अनेक छोटे छोटे अलग अलग गुट बने हुए हैं। सेना का अपना ISI अपनी प्रभाव रखती है और राजनीति अपनी रोटी सेक रहे हैं। तो वो सब का जो है इस तरह का घालमेल बना हुआ है कि एक गाड़ी को 3 तरफ खींच रहे हैं अलग अलग दिशा में। हाँ, वो टूटेगी वो स्थिति है। तो हमारे कुछ जो सब्सक्राइबर हैं, कुछ फ्रेंड जो पाकिस्तान से भी है, उनके लिए आप कुछ कहो तो बताओ। मैं ये कहूँगा कि वो वहाँ के स्थानीय राजनीतिकों, सेना और वहाँ की ISI के जो भी है करता धरता है, उन पे दबाव बनाएं कि आंतरिक रूप से जो है वो आतंकवादी घटनाओं को या आतंकवाद को पोषित नहीं करें और शांति ही समृद्धि का एक मूल मंत्र है। पाकिस्तान में अगर शांति और अच्छा लोकतंत्र हो तो पाकिस्तान एशिया का स्विट्ज़रलैंड बन सकता है, उसमें अपार संभावनाएं हैं। तो मैं वहाँ के दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है भारत की तरफ आपकी दुश्मनी के लिए, वहाँ की आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए आपको इस तरह प्रेरित किया जाता है। तो आंतरिक रूप से जब आप सेना, वहाँ की राजनीति, इन पे आप दबाव डालेंगे तो वो सुधरेंगे, वो आपकी जनहितैषी काम करेंगे और पाकिस्तान भी समृद्ध तभी हो सकता है। तो तब दोनों देशों में शांति होगी। हम सब एक ही रहे हैं हमेशा से, आज भी हमारी कल्चर, खेती के तरीके, कृषि भूमि से जुड़ाव है, वो सब एक जैसा है। तो वहाँ के नागरिकों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वे सरकारों और इनके रणनीतिकार जो आप लोगों का शोषण कर रहे हैं उनको सुधारो, उन पर दबाव डालो। तो ये मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ जी। और जी अभी सिचुएशन क्या होने वाली है आपके नज़रिए से? अभी सिचुएशन मुझे लगता है कि एक सीमित वॉर जिसको कहता हूँ, बहुत बड़ा नहीं होगा,
एक क्षेत्रीय स्तर पे छोटा मोटा जो इस वार तरह होगा। के जो आउटफिट्स हैं, जो हाँ, बस आतंकवादी आउटफिट्स हैं, हाँ, तो इस तरह से कल जो घटना हुई, हो सकता है एक पाकिस्तान इसकी प्रतिक्रिया करे, फिर भारत भी करेगा, लेकिन एक सीमित स्तर पे एक छोटा युद्ध हो सकता है। तो मतलब बहुत बड़ा ऐसा कुछ होने की अभी मुझे आशा इनकी कम- संभावना नहीं लग रही, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी वो भी देखनी पड़ेगी। वो भी देखनी पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी यही उम्मीद की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी प्रेशर बढ़ा रहा है, अमेरिका सहित सभी चाहते हैं कि दक्षिण एशिया में शांति रहे। लेकिन पाकिस्तान से तो ये भी बयान आ रहे हैं कि हम कोई ऐसे आतंकवादी संगठनों पे नहीं करके हम तो सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं। उस पे क्या आपकी कोई राय है? पाकिस्तान कहता है ये कि हम हाँ, सिविलियंस देखो पे कुछ कर रहे बच्चे मारे गए, कुछ औरतें मारी गई। हैं। वो ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाएंगे युद्ध में, ऐसा सब प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। वो सिंपैथी भी चाहते हैं, सिंपैथी चाहते ये हैं। तो हर कोई चाहता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और देश के अंदर इस भावनात्मक जुड़ाव के साथ, भावनात्मक ब्लैकमेल जिसको कहते हैं, वो अपने ही नागरिकों को करना चाहते हैं, और उस नागरिकों को जो है वो एकजुट कर करके और फिर अपने प्रति जो है एक जनमत तैयार करते हैं। ये तो स्वाभाविक ये चलता है। जी। तो ज़रा सा इस बात पे भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं, अब क्या होना चाहिए इस पे आपकी क्या मैं ये राय है? मानता हूँ कि पाकिस्तान को आत्ममंथन करना चाहिए। इस तरह की समस्याएं बढ़ने से कोई भला नहीं होने वाला है किसी का भी, और आतंकवादी कैंपों को तत्काल नष्ट करे, और नहीं तो भारत सरकार जो है अभी इतनी आसानी से नहीं रुके, बल्कि एक गारंटी ले कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा कोई अगर प्रस्ताव आता है तब तक नहीं रुकना चाहिए। नहीं रुकना चाहिए। मतलब छोटे मोटे अटैक करते रहने चाहिए। जो भी टेररिस्ट आउटफिट्स जो भी हैं वहाँ पे, जो नज़र में है, जी उनको तो कम से कम इन लोगों बिल्कुल। को। और अगर नहीं करता है तो भारत को एक बड़ा फैसला लेना चाहिए। ये अवसर है कि पाकिस्तान के 2 अथवा 3 टुकड़े संभव हैं, और शांति होगी, वहाँ के लोगों का भी तभी भला होगा। हाँ, क्योंकि खैर ये एक बड़ा सवाल भी है, जैसे क्योंकि जो खैबर पख्तून साइड में लोग हैं वो पख्तूनिस्तान उनको चाहिए। जी बलूचिस्तान काफ़ी टाइम से कर ही रहा है। इधर जो सिंधु लोग हैं वो कहते हैं हमें सिंधु देश चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि वहाँ जो पाकिस्तानी पंजाबियों की मोनोपोली तो पूरे देश पे सबसे अहम बात यह है कि हम पीओके चाहते हैं, तो भारत के लिए बहुत अहम और स्ट्रेटेजिक रूप से वो जगह है। रणनीति भू राजनीति की दृष्टि से देखें तो वो बहुत अहम है तो एशिया में। अगर लगता है कि पीओके कभी मतलब इंडिया का अगर ये चलता रहा तो ये संभव है, ये संभव है। बिल्कुल। चलो अच्छा लगा, थैंक यू। हम और भी अलग अलग विषयों पे अभी आपके लिए लगातार कोशिश करेंगे कि सर जितना टाइम दे सके हमें, अलग अलग विषयों पे इनसे चर्चा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। जी थैंक यू। तो आगे भी हम कोशिश करेंगे कुछ बिल्कुल, बेहतर बिल्कुल। कुछ लोगों के लिए लेके आए। थैंक यू सो मच। तो हाँ। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग हमारे चैनल बस पर आगे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।